साल 1659 मुगलों की 5वीं पीढ़ी दिल्ली के तख्त पर काबिज हो रही थी। ये वो बादशाह था जिसके लिए कहा जाता है कि वो तमाम रिश्तों को ताक पर रखकर लाशों की सीढ़ियां चढ़ते हुए ताज तक पहुंचा था। नाम अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब, जिसे उसकी प्रजा से उपाधि मिली थी आलमगीर की। आलमगीर माने दुनिया को जीतने वाला। औरंगज़ेब के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। औरंगज़ेब को अंदाज़ा था कि छत्रपति की चुनौती कितनी मजबूत, कितनी बड़ी है। ऐसे में यहाँ औरंगज़ेब ने अपने मामा मिर्ज़ा अबू तालिब उर्फ शाइस्ता खान को सूबेदार बनाकर भेजा। शाइस्ता खान को दक्कन संभालने के साथ एक काम और सौंपा गया, शिवाजी को ख़त्म करने का काम। शाइस्ता खान ने दक्कन पहुंचकर क्या किया, छत्रपति ने उनका सामना कैसे किया और इन सब बातों के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे देश के कई अन्य हिस्से दहल गए, इन सब किस्सों पर आज तफसील से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपका स्वागत करता हूं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़े हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है तारीख, और जहां आज बात होगी छत्रपति शिवाजी महाराज के सूरत कूच की। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। दक्कन में उस समय दो शक्तिशाली मुस्लिम सल्तनत थी, बीजापुर आदिल शाह के पास और गोलकुंडा सल्तनत जो कुतुब शाही के पास थी। शाइस्ता खान ने सबसे पहले तो ये किया कि बीजापुर के आदिल शाह द्वितीय को अपने साथ शामिल कर लिया। पहले मराठे केवल बीजापुर से लड़ रहे थे, लेकिन अब उन्हें एक साथ दो बड़ी ताकतों मुगल और बीजापुर से लड़ना था। शिवाजी की सेना सीमित थी, उन्हें अपनी सेना को अब दो हिस्सों में बांटना पड़ा, एक मुगलों से लड़ने के लिए और दूसरी बीजापुर से। बीजापुर का सेनापति अफजल खान अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। शिवाजी ने कैसे उसे अपने बाघनख से मारा था, ये किस्सा आपने सुना होगा। अफजल खान को ठिकाने लगाने के बाद पन्हाला और रत्नागिरी के कई जगहों पर मराठों का कब्जा हो गया। सेनापति खोने के बाद आदिल शाह द्वितीय ने खुद शिवाजी के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया, लेकिन इसी बीच बीजापुर की शाही सत्ता को चुनौती मिल गई। किससे? सिद्दी जौहर से। सिद्दी जौहर जो कभी आदिल शाह द्वितीय के सरदारों में से एक का गुलाम था, बाद में उसने कुरनूल की जागीर पर कब्जा जमा लिया था। उसने बीजापुर को प्रस्ताव भेजा कि उसकी कुछ शर्तें मानी जाएं तो वह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। सुल्तान अब कोई नया बखेड़ा नहीं चाहते थे, मकसद शिवाजी को पकड़ना था। ऐसे में बीच के रोड़े को हटाने के लिए उन्होंने सिद्दी जौहर के प्रस्ताव को मान लिया। इतना ही नहीं, सिद्दी जौहर को सलाबत खान की उपाधि दी गई। सलाबत माने मजबूत योद्धा, और उसे एक सेना के साथ शिवाजी के खिलाफ जंग के लिए भेज दिया गया। दरअसल हाल ही में अफजल खान की मौत के बाद कोई भी छत्रपति के खिलाफ जाने को तैयार नहीं था। सिद्दी जौहर ने बीड़ा उठाया और मई 1660 के आसपास अभियान शुरू किया। इसी महीने शिवाजी ने उत्तर में पुणे जिले को भी मुगलों के हाथों खो दिया था, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। मराठों का सामना मुगल और आदिल शाही ही दोनों से था। तो छत्रपति शिवाजी पन्हाला किले में थे, तभी सिद्दी जौहर ने उनकी घेराबंदी कर दी। ये घेराबंदी पूरे 4 महीने तक चली। किले में आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन राजे मैदान में घोड़े दौड़ाने के साथ दिमागी घोड़े दौड़ाना भी बखूबी जानते थे। उन्होंने सिद्दी जौहर को एक गुप्त पत्र लिखा। यह संधि प्रस्ताव था जिसमें लिखा था कि छत्रपति शिवाजी सिद्दी जौहर के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। उन्होंने बातचीत के लिए सुरक्षित आने जाने की अनुमति मांगी। सिद्दी जौहर मूर्ख भी था और गद्दार भी। उसने इस चाल को सच मान लिया। उसने शिवाजी से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन तक दे डाला। सिद्दी जौहर के मन में लड्डू फूट रहे थे कि मराठों की मदद से अब उसे आदिल शाह से स्वतंत्र होकर अपना खुद का राज्य मिल सकेगा। सभी अपने अपने फायदे की बात सोच रहे थे। इसी कड़ी में किलेबंदी का झूठा नाटक भी चलता रहा। इधर सिद्दी जौहर के विश्वासघात की खबर जब उसके आका आदिल शाह द्वितीय तक पहुंची तो उसने फौरन सेना रवाना कर दी। सेना के पन्हाला पहुंचते ही शिवाजी अपने परिवार और 5 से 6 हजार सैनिकों के साथ गुप्त रूप से किले से निकल गए। पन्हाला बिना किसी संघर्ष के 25 अगस्त 1660 के आसपास फिर से अली आदिल शाह द्वितीय के कब्जे में चला गया। इस बीच बौखलाए आदिल शाह द्वितीय ने शिवाजी के पीछे बीजापुर सेना की एक मजबूत टुकड़ी लगा दी। उन्होंने एक दर्रे पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा तो आदिल शाही टुकड़ी काफ़ी करीब आ चुकी थी। छत्रपति ने अपने दल के 5000 सैनिकों को बाजी प्रभुदेश पांडे के नेतृत्व में वहीं रोक दिया।
और आदेश दिया कि मुख्य दल के विशालगढ़ पहुंचने तक इस दर्रे को किसी भी कीमत पर बचाना है। बीजापुर की सेना लगातार हमले करती रही, लेकिन बाजी प्रभु और उनकी सेना ने उन्हें विशालगढ़ की ओर ताकने तक नहीं दिया। कुछ घंटों बाद तोपों की गर्जना सुनाई देती है। आवाज विशालगढ़ किले से आ रही थी। यह संकेत था कि राजे सुरक्षित विशालगढ़ किले के अंदर पहुंच चुके हैं। जब तक बाजी प्रभु तोपों की गड़गड़ाहट सुनते, तब तक वो घायल होकर जमीन पर गिर चुके थे। 700 सैनिकों के साथ उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। अंतिम सांस तक उन्होंने छत्रपति के बचाव के लिए लड़ाई लड़ी और अपना कर्तव्य पूरा किया। मराठा पराक्रम की ऐसी मिसालें बिरले ही देखने को मिलती हैं। अब तक की लड़ाई में मराठों ने अपने राज्य के दक्षिणी छोर पर पन्हाला किला खो दिया था और उसी समय उत्तर से भी खबर आई कि चाकन किला भी मुगलों के कब्जे में चला गया है। यहाँ ये भी एक बार फिर से बता दें कि हमला दो तरफ से था। शाइस्ता खान ने उत्तर से शिवाजी के खिलाफ अभियान शुरू किया था, जबकि बीजापुर की सेना ने दक्षिण से हमला जारी रखा था। मुगल सेना की एक टुकड़ी राजगढ़ के आसपास के गांवों में लूट मचा रही थी। शाइस्ता खान ने जिन किलों पर कब्जा किया, वहां अपनी सेना की टुकड़ी छोड़ रहा था ताकि मराठे दोबारा इसे न कब्जा पाएं। एक के बाद एक शाइस्ता पुणे में घुसकर मराठे किले कब्जा रहा था। इसके इतर मराठे दूर से नजर रखते हुए केवल उसके रसद पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि कोई बड़ा रिटेलिएशन अब तक नहीं हुआ था। वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर काम आगे बढ़ रहा था। उधर उत्तर कोंकण के बाद शाइस्ता खान ने चाकन की घेराबंदी शुरू की और उसे भी जीतकर पुणे वापस लौट आया। वो उसी किले में रह रहा था जहां राजे का बचपन बीता था। पानी सिर से ऊपर जाते देख मराठों ने आखिरकार शाइस्ता खान पर हमले की रणनीति बनाई। रमज़ान का महीना चल रहा था। रात का समय था जब इफ्तार के बाद ज़्यादातर सैनिक आराम फरमा रहे थे। हमले की गुंजाइश भी नहीं थी। तभी अचानक छत्रपति सैनिकों के साथ किले में दाखिल होते हैं, क्योंकि ये वही किला था जहां उन्होंने अपना बचपन बताया था, जैसा भी हमने आपको बताया, इसलिए चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ थे। शाइस्ता खान के साथ किले में उसका पूरा हरम, यानी सभी बेगमें और दासियाँ। शिवाजी शाइस्ता खान के कमरे तक पर्दों को चीरते हुए पहुँचते हैं। पहले तो उन्होंने तलवार से शाइस्ता खान का अंगूठा काट दिया। तभी एक बेगम ने कमरे की सभी दिए, सभी बत्तियां बुझा दी। अंधेरे में 2 मराठा सैनिक पानी के हौज में गिर गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। इसी भ्रम का फायदा उठाकर शाइस्ता खान की दासियों ने उसे महल के किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। इधर दूसरे सैनिक गायन कक्ष में तुरही और नगाड़े बजाने लगे। मुगल सैनिकों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। उन्हें ये तक नहीं पता चला कि मराठा कहाँ थे। वे पूरी रात पूरे शिविर में बेकार ही हमलावरों को ढूंढते रहे। मराठों के इस अभियान की खूब चर्चा हुई। ये घटना मुगलों के खिलाफ शिवाजी की लगातार सफलताओं की कड़ी थी, जिसने मराठाओं को और भी ज़्यादा मजबूत किया। इधर शाइस्ता खान की हार के बाद औरंगजेब ने उसे दक्कन से हटा दिया और बंगाल भेज दिया। दक्कन में सूबेदार बदले जा रहे थे और उसी समय शिवाजी ने एक और ऐसा कारनामा किया जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। इतिहासकार यदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, 5 जनवरी 1664 की सुबह सूरत के लोगों के बीच खबर फैल गई कि शिवाजी की सेना तेजी से सूरत की ओर बढ़ रही है। सूरत माने अमीर व्यापारियों का घर। 1666 में यहाँ से केवल शाही कस्टम ड्यूटी से ही 12 लाख रुपए एनुअल टैक्स मिलता था। तब के ज़माने में ये बहुत बड़ी रकम थी। लोगों में सवाल था कि छत्रपति आखिर यहाँ कूच क्यों कर रहे थे। डर के मारे अमीर तबका किले में शरण लेने के लिए गया और सामान्य वर्ग जान बचाने के लिए नदी पार कर रहा था। अफरा तफरी के बीच सूरत के सूबेदार इनायत खान ने शिवाजी से बातचीत के लिए एक दूत भेजा, लेकिन जब उसे पता चला कि शिवाजी ने दूत को रोक लिया है और तेज़ी से शहर की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो खुद डर कर किले में भाग गया और शहर को मराठों के रहमो करम पर छोड़ दिया। इनायत खान को 500 सैनिकों की पगार मिलती थी, लेकिन उसने कभी सही से सेना नहीं रखी। उसने ना तो बचाव की कोई तैयारी की, ना ही अंतिम समय तक लड़ने की हिम्मत दिखाई। इतना ही नहीं, यहाँ के अमीर व्यापारी जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, उन्होंने खुद की सुरक्षा के लिए एक टुकड़ी तक की व्यवस्था नहीं की थी, बल्कि यूरोपीय व्यापारियों ने ज़बरदस्त बहादुरी दिखाई। कम से कम अंग्रेज़ और डच व्यापारियों ने अपने अपने गोदामों की रक्षा करने और डट कर लड़ने का फैसला किया। सूरत में अंग्रेज़ों के प्रमुख सर जॉर्ज ऑक्सनडेड ने 2 छोटी तोपें मंगवाई। स्वाली के बंदरगाह से सशस्त्र नाविकों को बुलाकर कुल 210 सैनिकों की सेना तैयार की, 150 अंग्रेज़ और 50 पियादे सैनिक। लेड को पिघलाकर गोलियां बनाई गईं। सभी लोग पूरी रात बचाव की तैयारी में लगे रहे। 6 जनवरी की सुबह प्रेसिडेंट ऑक्सनडेड ने अपनी 200 सैनिकों की टुकड़ी को मार्च करवाया। ड्रम और तुरही बजाते हुए ऐलान किया कि वे शिवाजी से लड़ेंगे। यूरोपीय व्यापारियों के इस साहस ने तुर्की और अर्मेनियाई व्यापारियों को भी प्रेरित किया, उन्हें बल दिया, जिन्होंने अपनी सराय में ही लड़ने का फैसला किया।
6 जनवरी 1664 बुधवार को सुबह 11 बजे शिवाजी सूरत पहुंच गए। उन्होंने 2 दूतों को भेजकर सूरत के गवर्नर और शहर के 3 सबसे धनी व्यापारियों हाजी सईद बेग, बहारजी बोहरा और हाजी कासिम को तुरंत मिलने आने का आदेश दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर वे मिलने से इनकार करेंगे तो पूरी नगरी को जला दिया जाएगा और तलवार के घाट उतार दिया जाएगा। कोई जवाब न मिलने पर लगभग खाली पड़े शहर को मराठा सेना ने लूटना और जलाना शुरू कर दिया। शिवाजी ने अपने बंदूकधारी सेना को किले की ओर तैनात कर दिया, लेकिन असल में उनका इरादा इसे जीतने का नहीं था। उनका असली उद्देश्य किले में छिपे हुए गवर्नर और अमीर व्यापारियों को डराने का था। शिवाजी ने सख्त आदेश दिया कि सूरत की आम जनता, गरीबों, महिलाओं और धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा था, हम केवल मुगलों और उनके समर्थकों से बदला लेंगे, निर्दोषों पर अत्याचार नहीं करेंगे। इस दौरान किले से तोपों ने गोलीबारी की, लेकिन इससे मराठों को कम और सूरत के घरों को अधिक नुकसान हुआ। लगातार 4 दिन तक सूरत जलता रहा। यदुनाथ सरकार की किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में एक अंग्रेजी रिपोर्ट का जिक्र है, जिसमें बताया जाता है कि आग की लपटों ने सूरज को ढक लिया था। डच फैक्ट्री के पास बहारजी बोहरा की विशाल हवेली थी, जिसे उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यापारी कहा जाता था। कुल संपत्ति 80 लाख रुपए से अधिक आकी गई थी। मराठों ने इस हवेली को दिन रात लूटा। लूट में 28 शेर, बड़े मोती, असंख्य जवाहरात, रूबी, पन्ने और अन्य रत्न, सोना और चांदी शामिल थे। अंग्रेजी फैक्ट्री के पास हाजी सईद बेग की आलीशान हवेली और गोदाम थे, लेकिन वो इसकी रक्षा करने की बजाय किले में जा छिपे। मराठों ने इसके दरवाजे और तिजोरियां तोड़कर लूटपाट की। जब अंग्रेज़ों ने सड़कों पर गश्त लगानी शुरू की, तब मराठों ने जल्दी में गोदाम छोड़ दिया। अंग्रेज़ व्यापारियों ने अपने गोदामों को लूटने नहीं दिया और अपनी सुरक्षा खुद की। अंग्रेज़ों ने खुद सईद बेग की हवेली में अपने सैनिकों को तैनात कर दिया, जिससे आगे कोई लूट नहीं हो सकी। शिवाजी को यह नागवार गुजरा और उन्होंने अंग्रेज़ों को धमकी दी कि या तो वो 3 लाख रुपए दें या मराठों को सईद बेग का घर लूटने दें। अंग्रेज़ों ने दोनों शर्तें ठुकरा दी और शिवाजी को खुली चुनौती दी कि वो आकर खुद लड़ें। शिवाजी ने अंग्रेज़ों से टकराने का जोखिम नहीं लिया और चुपचाप अपना रास्ता बदल लिया। सूरत के गवर्नर इनायत खान ने शिवाजी की हत्या की इस बीच एक कुटिल साजिश रची। उसने एक युवक को शिवाजी के पास भेजा। दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, तभी उसने अपने कपड़ों में छिपा हुआ खंजर निकाला और सीधा शिवाजी पर हमला कर दिया। शिवाजी के अंग रक्षक ने तुरंत तलवार से हमलावर का हाथ काट दिया, लेकिन हमलावर इतनी तेजी से झपटा कि शिवाजी से जा टकराया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। इतिहासकार यदुनाथ सरकार अपनी किताब, जिसका अभी हमने जिक्र भी करा, उसमें लिखते हैं कि मराठों ने 4 प्रमुख कैदियों के सिर कलम करवा दिए और 24 अन्य कैदियों के हाथ काटने का आदेश दिया। 10 जनवरी 1664 की सुबह शिवाजी ने अचानक अपनी सेना के साथ सूरत छोड़ दिया। 17 जनवरी को जब मुगल सेना सूरत पहुंची, तब जाकर इनायत खान किले से बाहर आया। लोगों ने उसे अपमानित भी किया, गालियां भी दी, कीचड़ फेंका उसके ऊपर और अंग्रेजी फैक्ट्री के अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्सेंडन को बहादुरी का सम्मान दिया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज कंपनी की संपत्ति और उनके आसपास के इलाकों को बचाया था। 1664 के पूरे साल में मुगलों को कोई बड़ी जीत नहीं मिली। शाइस्ता खान की हार के बाद औरंगजेब ने उसे हटाकर अपने बेटे मुइज़्ज़न को दक्कन का नया वायसराय बनाया। मुइज़्ज़न सिर्फ ऐश और शिकार में व्यस्त रहा। कोई ठोस सैन्य कार्रवाई उसके रहते नहीं हुई। मुगलों की निष्क्रियता का फ़ायदा उठाकर शिवाजी ने अहमदनगर पर हमला कर वहाँ से भारी लूट हासिल की, जिसके बाद शिवाजी दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुट गए। छत्रपति शिवाजी की ये कहानी और ये तमाम बातें जो दक्कन से यहाँ पर जो कुछ उस दौर में हुआ, ये सब बातें आपके लिए लिखी हैं प्रगति ने। इसके आगे की कहानी फिर कभी तारीख में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य किस्से कहानियों के साथ। अपना ख्याल रखिए और लल्लन टॉप देखते रहिए।